नमस्कार। आज ई विषय वस्तु के अंतर्गत हम आरोह पाठ्यपुस्तक की एक कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती का अध्ययन करेंगे। यह कविता श्री त्रिलोचन शास्त्री जी द्वारा लिखी गई है। आज जिस कविता का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह भारत में फैली एक प्रमुख सामाजिक समस्या अशिक्षा की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यह तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां बच्चों की शिक्षा को लेकर इतने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहां आज भी कई कारणों से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो आज भी भयावह स्थिति है। सन 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता स्थिति इस मानचित्र में साफ देखी जा सकती है। आखिर क्या कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं? उनके प्रमुख कारणों को देखा जाए तो कुछ कारण सामने निकल कर आते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की कमी, स्कूल में शौचालय आदि न होना, जातिवाद, गरीबी और जागरूकता की कमी। कवि त्रिलोचन जी ने इन्हीं विषयों को अपनी कविता का आधार बनाया है। आइए अब हम कवि त्रिलोचन जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। उनका जन्म 20 अगस्त 1917 सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने हिंदी कविता के अलावा अनुवाद और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया। प्रभाकर, वानर, हंस, समाज और आज उनकी प्रमुख पत्रिकाओं के नाम हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती अमोला, मेरा घर, जीने की कला, देशकाल, रोज नामचा, काव्य और अर्थबोध और मुक्तिबोध की कविताएं। उनकी पहचान एक प्रगतिशील काव्यधारा के कवि के रूप में है। प्रगतिशील कवि से तात्पर्य ऐसे कवियों से है जिन्होंने आम जनजीवन और नए प्रतीकों के आधार पर कविताएं लिखी। कवि त्रिलोचन की कविता कमजोरों और गरीबों की आवाज है। अपनी कविता में वे लिखते हैं, मैं उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा है, दूना है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता, कैसी होती है वह क्या है वह नहीं मानता। कवि त्रिलोचन जी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख है शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी समिति पुरस्कार, हिंदी संस्थान सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय पुरस्कार और भारतीय भाषा परिषद सम्मान आदि। उन्हें शास्त्री और साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। यह कविता त्रिलोचन जी के धरती काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें गांव से शहर की ओर पलायन के लोक अनुभवों को बड़े मार्मिक ढंग से अभिव्यक्ति दी गई है। इसमें अक्षरों के लिए काले काले विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है तो दूसरी ओर उस करुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के कारण परिवार और घर टूट जाते हैं। कविता की नायिका चंपा नाम की एक लड़की है जिसके मन में शिक्षा को लेकर गलत धारणा है कि शिक्षा से घर बर्बाद हो जाते हैं। चलिए इस कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। इस काव्यांश में कवि बताते हैं कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई। वे बताते हैं कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो वह वहाँ आकर खड़ी हो जाती है और चुपचाप मुझे सुना करती है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इन काले काले चिन्हों से स्वर कैसे निकलते हैं।
वे चंपा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि चंपा सुंदर नाम के ग्वाले की लड़की है। सुंदर के पास गाय और भैंसें हैं। चंपा इन चौपायों को लेकर, इन पशुओं को लेकर चरवाही करने जाती है, अर्थात उन्हें चराने के लिए जाती है। यही चंपा का काम है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब। परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। इस काव्यांश में कवि त्रिलोचन कहते हैं कि वैसे तो चंपा एक अच्छी लड़की है, लेकिन वह चंचल और शरारती भी है, और कभी कभी अपनी शरारतों से मुझे परेशान करती है। जैसे कभी कभी वह मेरी कलम छुपा देती है, और किसी तरह जब उसे ढूंढ कर मैं वापस लाता हूँ तो देखता हूँ कि अब कागज गायब हो चुका है, और इस तरह चंपा की शरारतों से मैं परेशान हो जाता हूँ। चंपा कवि से कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, अर्थात वो कहना चाहती है कि तुम दिन भर इस कागज पर ये काले काले चिन्ह बनाते रहते हो। क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए कागज पर लिखने को कागज गोदना कह रही है। वो कहता है, क्या यह काम बहुत अच्छा है? वह कवि से प्रश्न करती है कि क्या ये कोई बहुत अच्छा काम है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। चंपा की इन भोली बातों को सुनकर कवि को हंसी आ जाती है, और अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर चंपा एकदम चुप हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि कवि उसके ऊपर क्यों हंस रहे हैं। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि आगे बताते हैं कि उस दिन जब चंपा मेरे घर आई, तब मैंने चंपा से कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। यह पढ़ाई तुम्हारे मुश्किल दिनों में तुम्हें कठिनाइयों से जूझने में मदद करेगी। वे चंपा को समझाने के लिए कहते हैं कि गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। गांधी बाबा भी यही चाहते हैं कि भारत के सब जन पढ़ना और लिखना सीख जाएं। कवि की इन बातों को सुनकर चंपा को विश्वास नहीं होता, और वो कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। वो कहती है कि तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो नहीं पढ़ूंगी। वह कवि पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहती है कि तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, तुम तो कहा करते थे कि गांधी बाबा एक अच्छे व्यक्ति हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? चंपा को ये लगता है कि जो व्यक्ति अच्छा है वह पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कह सकता, इसलिए उसको उस बात पर विश्वास नहीं होता कि गांधी जी ने पढ़ाई करने की बात कही होगी। क्योंकि चंपा के मन में ये धारणा बैठी है कि पढ़ाई लिखाई करके घर बर्बाद हो जाते हैं, व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और अपने गांव को छोड़कर शहर चला जाता है। तो इसलिए उसे विश्वास नहीं होता कि गांधी जी ने कभी पढ़ने की बात भी कही होगी, और उसका जवाब है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। निष्कर्ष रूप में वो कहती है कि मैं तो पढ़ाई नहीं करूंगी। मैंने कहा, चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह, चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि चंपा को समझाते हुए कहते हैं कि चंपा पढ़ाई करना अच्छा रहता है, क्योंकि किसी न किसी दिन तुम्हारी भी शादी होगी और तुम गौने अर्थात विदा होकर पति के घर जाओगी। तुम्हारा पति कुछ दिन तो साथ रह सकता है, लेकिन काम धंधे की तलाश में अगर वह कलकत्ता चला जाएगा
तो यह कलकत्ता तुम्हारे घर से बहुत दूर है। तब उसे तुम कोई संदेशा भेजना हो तो कैसे भेजोगी? कैसे उसके पत्र पढ़ोगे? और अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कोई पत्र भेजा तो उन पत्रों को तुम कैसे पढ़ोगी? इस तरह वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि चंपा को भी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। वे कहते हैं चंपा पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए वे कहते हैं कि चंपा तुम भी पढ़ लो, ये पढ़ाई करना अच्छी बात है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ते में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। कवि की बातों का उत्तर देते हुए चंपा कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। हाय राम तुम पढ़ लिख कर भी इतना झूठ बोलते हो। अगर ऐसा ही है तो मैं तो कभी ब्याह ही नहीं करूँगी, और अगर मेरा ब्याह कभी हो भी गया तो मैं अपने पति को कहीं नहीं जाने दूंगी, उसे अपने साथ ही रखूंगी। कम से कम कलकत्ते में तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे। चंपा की इच्छा है कि कलकत्ता नष्ट हो जाए, उस पर बिजली गिर जाए, क्योंकि कलकत्ता रहेगा तो लोग अपने घर परिवार छोड़ छोड़कर कलकत्ते जाते रहेंगे। तो इस कविता में हमने देखा कि चंपा अनपढ़ है और उसे शिक्षा का महत्व तो नहीं मालूम। चंपा की तरह ही हमारे देश में न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो अशिक्षित रह जाती हैं और इस तरह जीवन भर दुख भोगती रहती हैं। और अब बात करते हैं कविता के काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य का अर्थ है कविता में आया सौंदर्य, और कविता की सुंदरता उसके भाषा, अलंकार, रस, छंद आदि से होती है। इस कविता में भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो सरल बोलचाल की हिंदी है, जिसमें आंचलिक शब्दों जैसे चिन्हती, चिन्हों, अचरज, ब्याह आदि का प्रयोग हुआ है। बिंब, दृश्य बिंब का प्रयोग है। बिंब अर्थात एक मन में उठा हुआ कोई चित्र। तो इस कविता को जब हम पढ़ते हैं तो कई तरह के दृश्य हमारे मन में साकार हो जाते हैं, अतः यहाँ दृश्य बिंब का प्रयोग है। अलंकारों में बात की जाए तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार आए हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जहाँ एक ही शब्द कई बार दोहराए जाते हों, जैसे यहाँ काले काले शब्द हैं और इन शब्दों का एक ही अर्थ है, अतः यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में थोड़ा अंतर होता है। देखिए, जब एक ही वर्ण पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द दोहराए गए थे, लेकिन अनुप्रास में क्या होता है, वर्ण दोहराए जाते हैं। जैसे चंपा, चौपायों और चरवाही, इन तीनों शब्दों में च वर्ण आए हैं और इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। और अब बात करते हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की। पहला प्रश्न, चंपा को इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी? इसका सही उत्तर होगा, चंपा को इस बात पर वह विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि वह गांधी बाबा को अच्छा व्यक्ति मानती है, और उसके अनुसार जो व्यक्ति अच्छे होते हैं वे पढ़ने लिखने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि चंपा के मन में यह धारणा बैठ गई है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, वह गांव छोड़कर शहर चला जाता है और फिर शहर का ही होकर रह जाता है। इस तरह घर परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, और गांधी जी घर परिवार बिखरने और टूटने की बात नहीं कह सकते हैं, इसलिए उसको इस बात पर विश्वास नहीं होता कि गांधी जी ने कभी ऐसी बात कही होगी। दूसरा प्रश्न है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? इस प्रश्न के उत्तर में आप चंपा की विशेषताओं को क्रमबद्ध ढंग से लिखेंगे, जिसमें पहली विशेषता आएगी कि वह एक ग्रामीण और अनपढ़ लड़की है। दूसरी विशेषता, वह मेहनती है। चंपा प्रतिदिन चौपायों को लेकर चराने के लिए जाती है, तो इस तरह यह उसके मेहनती होने का गुण है। तीसरी विशेषता, चंपा हाजिर जवाब है। हाजिर जवाब का अर्थ है तुरंत जवाब देने वाला व्यक्ति। चंपा कवि की सभी बातों का तुरंत उत्तर देती है। उसकी चौथी विशेषता होगी, चंपा के अंदर विद्रोह का स्वर है। चंपा को जैसे ही पता चलता है कि
कलकत्ते जाने पर परिवार टूट और बिखर जाते हैं तो उसके मन में कलकत्ते के प्रति विद्रोह की भावना आती है और इसलिए वो कहती है कि कलकत्ते पर बजर गिरे। तीसरा प्रश्न है, इस कविता में पूर्वी प्रदेश की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है? इसका उत्तर होगा, इस कविता में पूर्वी प्रदेश की महिलाओं की विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है। पूर्वी प्रदेश की स्त्रियां गांव में ही रह जाती हैं क्योंकि उनके पति कमाने के चक्कर में कलकत्ते जैसे महानगर चले जाते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। इस तरह पति के चले जाने पर महिलाओं के ऊपर घर परिवार की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। वे हर दिन कठिन संघर्ष करते हुए जीवन बिताती हैं और इस तरह वे दुख भोगती हैं, उनका शोषण भी होता है। चौथा प्रश्न, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को जिस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना से लिखिए। इसका सही उत्तर होगा, जब लड़की अशिक्षित रह जाती है तो उसे अपना संदेश भेजने में या किसी का संदेशा पाने के लिए उसे कठिन संघर्ष करना पड़ता है। वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहने लगती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए ना तो पत्र लिख सकती है ना ही पढ़ सकती है। वह कोई फैसला भी नहीं ले सकती है और इस तरह ऐसी लड़कियों का, ऐसी महिलाओं का लोग शोषण करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं। परीक्षा उपयोगी लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे? इसका उत्तर होगा, चंपा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने देखा है कि जो लोग काम धंधे की तलाश में कलकत्ते जाते हैं फिर वापस लौटकर जल्दी घर नहीं आते और उनके कलकत्ते चले जाने के बाद उनके घर के लोग और महिलाएं तरह तरह के दुख और कष्ट उठाते हैं। इसलिए कलकत्ते को लेकर उसके मन में एक नफरत भरी है और उसकी कामना है कि कलकत्ते पर बजर गिरे, कलकत्ता नष्ट हो जाए। दूसरा प्रश्न, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? इसका सही उत्तर होगा, पढ़े लिखे लोगों के लिए चंपा के मन में अच्छी धारणा नहीं है। उसे लगता है कि जो लोग पढ़ लिख जाते हैं वे स्वार्थी, मतलबी और घमंडी हो जाते हैं। वे अपना गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं। इसलिए चंपा कहती है कि वह नहीं पढ़ेगी। तीसरा प्रश्न, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती? इसका उत्तर होगा, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कुछ अलग ढंग से बात करती, जैसे तुम के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग करती। वह उनके कलम और कागज को नहीं छिपाती और वह उनसे यह नहीं कहती कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी। चौथा और आखिरी प्रश्न है, जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? इसका उत्तर होगा, जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। पढ़ लिख कर हम आत्मसम्मान और स्वाभिमानी जीवन जी सकते हैं। शिक्षा अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ाया गया कदम है। हम सब मिलकर आज एक संकल्प करेंगे, आओ मिलजुल हाथ बढ़ाकर शिक्षा को घर घर पहुंचाएं, साक्षरता का गीत सुनाकर भारत माँ का मान बढ़ाएं। धन्यवाद।